टैक्स एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन टैक्सेशन वाला और पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि सरकार को जो आमदनी प्राप्त होती है उसके दो फॉर्म होते हैं इकोनॉमी के अंदर, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट शॉर्ट टर्म नेचर की होती है, कैपिटल रिसीट लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। अब हम अपनी डिस्कशन को एक हायर लेवल पर लेकर जाते हैं और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। मतलब समझने से पहले एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बोला, रेवेन्यू रिसीट जो है बेसिकली सरकार के पास वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होंगे या सरकार के पास आया हुआ पैसा जो कि शॉर्ट टर्म नेचर का होगा। सब लोग एग्री करते हो उस बात से? और यही अगर कैपिटल रिसीट होता तो क्या होता? लॉन्ग टर्म नेचर का होता। अब एक बात मेरी समझना, और हरनीत मुझे जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा एक लाइन बोलूंगा, आप मुझे बताना ये चीज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। प्रधान ने आप भी बताना, ध्यान से समझना, पूरा फोकस लगा के। ये सरकार के पास आया हुआ वो पैसा होता है, वो रिसीट होती है। दो चीज़ें, अब इन दो चीज़ों के बेसिस पर इनको तराजू में तौलना और मुझे बताना ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। इससे ना तो इट नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का ना बर्डन क्रिएट होता है, और जो सरकार के पास एसेट्स होते हैं ना ही उनमें किसी प्रकार का रिडक्शन होता है। तो मुझे बताओ ये गेम कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है? कैसा गेम है? मतलब कोई आपके ऊपर कोई बर्डन क्रिएट नहीं हुआ, नो सरदर्दी। सरदर्दी तो नहीं है, लेकिन आपके जो एसेट्स थे वो वैसे ही बरकरार हैं, उसमें बढ़ोतरी जो है क्या 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 कहोगे आप, इंक्रीमेंट। और ये एसेट का मतलब अगर मैं आपको बता दूं, ये हैं दोस्तों सरकार के जो एसेट्स होते हैं पीएसयू या पीएसई, पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये इंक्रीज नहीं हुए हैं लेकिन रिड्यूस भी नहीं हुए हैं। इट डज नॉट क्रिएट any liability nor it causes any reduction in the asset of the government। प्रधन्य, हरनीत, अतिथि कैसे नेचर के लगे आपको ये रिसीट? पॉजिटिव है ना? तो याद रखना रेवेन्यू रिसीट एक पॉजिटिव कोनोटेशन की ही चीज़ है, ठीक है। अब ये वो वाले रिसीट हैं सरकार के पास, जैसे शॉर्ट टर्म की हमने बात करी ना अभी, ये शॉर्ट टर्म में आया हुआ वो पैसा है सरकार का। अगर शॉर्ट टर्म का है तो इसका मतलब इट इज रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज, वेरी गुड, लिखा भी मैंने वही है, देखो, ठीक है, बार बार जो चीज होती रहे। और गवर्नमेंट इसको रिसीव करती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब डेली देश चल रहा है, उसके साथ साथ सरकार कुछ चीज़ें इम्पोज कर रही है। एंड रेगुलर मतलब ये चीज़ हफ्ते के बेसिस पर, डेली बेसिस पर, 3-4 दिन में, कुछ क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली, मैक्सिमम ईयरली। मैक्सिमम ईयरली एक साल के अंदर अंदर सरकार को ये वाला रेवेन्यू सोर्स प्राप्त हो ही जाएगा। एंड जब ये वाला रेवेन्यू सोर्स प्राप्त होगा तो सरकार इसको डेली जो भी देश को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उन पे खर्च भी करेगी, ठीक है, या लॉन्ग टर्म के ऊपर भी खर्च कर सकती है। वो बात की बात है, वो अभी हम नहीं देख रहे। अभी हम रिसीट का कंपोनेंट देख रहे हैं, ना कि एक्सपेंडिचर का, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट ना दो प्रकार के होते हैं। मतलब सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति जनरली जो होती है, किसी भी देश की आप बात कर लो, वो दो ही नेचर से होती है। या तो सरकार टैक्स की फॉर्म में रेवेन्यू को वसूले, ठीक है, मैंने वसूले वर्ड यूज करा है। वसूलना मतलब आप बच नहीं सकते, सरकार ले लेगी, मुंह के अंदर हाथ डालेगी और निकाल लेगी पैसा, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू। एंड दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स नहीं लगा के और अन्य सोर्सेज से रेवेन्यू की प्राप्ति, ठीक है। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट के दो कंपोनेंट। ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। सरकार को टैक्स क्या ऐसा होता है हर 3-4 साल में एक बार प्राप्त होता है क्या हरनीत, या फिर रेगुलर नेचर का होता है? रेगुलर ही होता है ना, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो, या फिर आपने
आप अपने 90 के साथ घूम रहे थे बाइक पे, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो फाइन देना पड़ेगा और पुलिस फिर उसकी टैटू भी बनाएगी पिछवाड़े पे, ठीक है। ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, ओके। उसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपने मतलब अगर रेड लाइट अगर जंप करी है और ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया और आपने साइड में लेकर जाके 100 रुपये खिला दिए, वो नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर हर एक चीज़ की सरकारी जिस चीज़ की पर्ची कटेगी ना वही चीज़ मानी जाएगी नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। डोंट वरी, अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सीवी सचदेवा से तो एक ओवरव्यू ले लिया था और प्रीवियस लेक्चर से भी हम लोगों ने उस टेबल को समझ के काफ़ी डिटेल में बात तो कर ही ली थी। लेकिन अब सरकार के रेवेन्यू रिसीट को समझते हुए हम सबसे पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है। अब टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है तो देखो दो वर्ड यहां पर एसोसिएटेड हैं जो कि आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। एक तो यहां पर राइटर ने वर्ड जोड़ दिया है टैक्स और उसके साथ रेवेन्यू। तो जी हाँ, किसी भी चीज को अगर इम्पोज करा जाए और उससे सरकार को रेवेन्यू रेगुलर वे में प्राप्त होती रहे तो वो एक टैक्स का नेचर हो सकता है। आई एम सेइंग हो सकता है। तो एक बार ही डिफाइन कर लेते हैं कि टैक्स होता क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टैक्स, तो क्या है टैक्स, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। टैक्स ना, एक देखो यहां पर बोल्ड में लिखा हुआ है ब्लू कलर से, ये एक कंपल्सरी पेमेंट है, आप इससे बच नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर सरकार को ये लगता है देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कानूनों के मुताबिक इफ यू आर एबल टू पे, आप इस परिस्थिति में हो कि हाँ आप टैक्स पे कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो, सरकार घर पर आईआरएस ऑफिसर्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भेजकर मुंह के अंदर हाथ डाल के आपसे वो सारा का सारा पैसा निकलवा लेगी, किडनी बेच देगी आपकी सरकार, ठीक है। इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट बाय इंडिविजुअल, हाउस फर्म्स और दूसरे इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स जो कि एक पर्टिकुलर देश के अंदर लोकेटेड हैं और उस देश की सरकार टैक्स लेती है इन सब से, ठीक है, ताकि देश में जनता के लिए या सरकारी कामकाज के लिए, या अल्टीमेटली सरकार के हर एक कामकाज जनता के लिए होते हैं, अल्टीमेटली पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर सरकार खर्चा कर सके, ठीक है। सरकार का ये मानना है टैक्स की प्राप्ति अगर हमें कम होगी तो जनता, मतलब सरकार जनता से बोल रही है कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम आरबीआई को बोलेंगे फ्रेश करेंसी नोट्स प्रिंट कर दो और उससे खर्चा कर लो। देश एक प्रॉपर वे में चलता है, ऐसे बेवकूफ़ी वाले कंसेप्ट से नहीं चलता है कि हम तो टैक्स नहीं देंगे, आप जाओ आरबीआई को बोल दो, उनके पास तो मशीन है, अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर लें और जो आपको बनवाना है सड़क वड़क वो सब कर लें। इकॉनमी में पैसा भी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही फ्लोट होना चाहिए। ज़्यादा पैसा अगर इकॉनमी के अंदर फ्लोट होगा तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अल्टीमेटली फिर आरबीआई तो छाप देगा पैसा, फिर वो ही आगे चलकर कुछ स्टेप्स लेगा जिसकी वजह से वो पैसे को सक आउट कर लेगा इकोनॉमी से। तो टैक्स जो है हर एक इंडिविजुअल को पे करना चाहिए सरकार के हिसाब से, क्योंकि सरकार उन्हीं पैसों से देश में खर्चा करती है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उससे आता है। अगर सरकार के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो देश इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें सरकार जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी और देश नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ लीगली इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने माफिया रख रखी हैं या कुछ गुंडे आएंगे आपके घर पे, ये एक लीगल तरीके से इम्पोज करा जाता है। एंड क्योंकि देश में इसके लिए कानून होता है और आप उस देश के रेसिडेंट होते हो, ठीक है, नागरिक होते हो, तो ये चीज़ आपके ऊपर भी एक लीगल लायबिलिटी बनाती है, डेट यू शुड पे टैक्स, ठीक है। टैक्स बीयरर्स जो है यानी कि जिनको टैक्स पे करना है एंड दे आर इन अ पोजीशन, या वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल होते हैं कि हाँ जी इनको टैक्स पे करना ही है, दे कैनॉट डिनाई पेइंग द सेम, वो टैक्स को पे करने से डिनाई नहीं कर सकते। अब टैक्स ना दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक प्रोग्रेसिव एंड दूसरा रिग्रेसिव। हालांकि हम काफ़ी बार अपने लेक्चर्स में इन दो टर्म्स के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नितिन सिंघानिया हमारा फाइनल सोर्स होता है क्योंकि इकोनॉमी का, हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स ये एक ऐसा टैक्स होता है
जिसका जो रेट होता है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम जो है वो बढ़ती है। आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ, एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 10 लाख रुपए है, इसके ऊपर हो सकता है 10,000 रुपये टैक्स लग रहा हो। लेकिन एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 1 करोड़ है, तो इसके ऊपर फिर 10,000 रुपये थोड़ी ना लगेगा। ऐसे तो फिर ये रिच बनता जाएगा और ये इसका स्टेटस नीचे खिसकता जाएगा 10 लाख रुपए वाले का। तो इनकम इसकी बढ़ गई, 10 गुना इसकी इनकम बढ़ती हुई दिख रही है हमें 10 लाख से 1 करोड़। तो जो टैक्स होगा वो भी 10 गुना बढ़ेगा, 10,000 से 1 लाख। ठीक है, यानी कि ये दो एग्जाम्पल में हमें क्या देखा, एक इंडिविजुअल की इनकम थी 10 लाख प्रति महीने, दूसरे इंडिविजुअल की इनकम थी 1 करोड़ रुपए प्रति महीने। एक को टैक्स देना पड़ रहा था 10,000, लेकिन दूसरे वाले को जिसकी इनकम 10 गुना ज़्यादा थी, तो वो टैक्स भी फिर 10 गुना ज़्यादा ही पे करेगा एज कंपेयर टू द पर्सन जिसकी इनकम 10 लाख थी। यहाँ पर क्या होता है, रियल बर्डन जो होता है टैक्स का, वो ज़्यादातर रिच लोगों के ऊपर होता है एंड लेस ऑन द पुअर। क्योंकि अब आप कहोगे कि लेस ऑन द पुअर कैसे, अगर ये जो पर्सन है जिसको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए 10,000 रुपये भी बहुत है ना। 1 करोड़ जो पर्सन कमा रहा है उसके लिए 1 लाख से 1 लाख टैक्स की फॉर्म में जो जेब से जा रहा है, वो सेम फीलिंग दे रहा है एक ऐसे पर्सन को जो कि 10 लाख कमा रहा है और 10,000 रुपये उसके जेब से टैक्स की फॉर्म में जा रहा है। लेकिन देखो, इससे कंफ्यूज मत करना इस बात को। मैं आपके लिए एक टर्म मेंशन कर देता हूँ। हर एक टैक्स की दोस्तों ना स्लैब्स होती हैं, और ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी अर्न कर रहे हो आपकी हर एक इनकम पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। अप टू अ सर्टेन लिमिट अगर आप वहां तक अर्न कर रहे हो, तो हो सकता है कि सरकार ने बजट के टाइम पर यह चीज़ अनाउंस करी हो और उसके लिए कानून बनाया हो कि इतनी इतनी अगर आपकी इनकम है, आपको एक 54 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो इस वजह से कि जो लोग टैक्स की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, पुअर पीपल, तो वो कितना भी अर्न कर लें उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, ये वाली बात ना अभी जो लागू होती है जनरली वो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही होती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर के अंदर। यानी कि एक इंडिविजुअल को या एक कंपनी को अगर टैक्स देना है सरकार को, जितनी उसकी रेवेन्यू सोर्स, जितना उसका बड़ा रेवेन्यू, जितनी उस कंपनी की बड़ी ग्रोथ, उतना उसका टैक्स बढ़ता जाएगा। जितनी एंड वाइसी वर्सा, जितनी कम ग्रोथ होगी उतना कम टैक्स, एंड जितना कम एक इंडिविजुअल कमाएगा उतना कम टैक्स। फॉर एग्जांपल, इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है इनकम टैक्स। अब ये रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसको समझाता हूं मैं। हाँ जी, बताओ। क्या नहीं बढ़ा है? अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यह समझाया है। मतलब एक नंबर मतलब दिए मैंने, आप ये बोल, अच्छा वो परसेंटेज तो सेम ही है ना। हाँ, उनकी परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है। आई थिंक दूसरे वाले को कम से कम फिर हमें 5 लाख 10 लाख या 1 लाख से तो ऊपर होना ही चाहिए हमारे केस के अंदर, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, रिग्रेसिव टैक्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आप मतलब जो मैंने आपको नंबर्स दिए, आप लोग सब समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग एग्जांपल्स पे मत जाओ, मतलब वो तो एक समझाने का एक तरीका है बस। ये कौन से एग्जांपल आपको लिखने थोड़ी ना है, क्योंकि आप अपने हिसाब से थोड़ी ना कोई टैक्स स्लैब बना दोगे, वो तो एक समझाने का तरीका है। लेकिन आप समझ गए ना कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है। जैसे जैसे आपकी आय, इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो अगर डायरेक्ट टैक्स आपसे लिया जा रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स अगर आपसे लिया जा रहा है, या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अगर आपकी कोई कंपनी है, आपका जितना रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा, जितना कम रेवेन्यू होगा तो एज़ कम्पेयर टू अंबानी अदानी आपका कम टैक्स होगा। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स बेसिकली दोस्तों ये होता है, इट अ टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव जब ये ग्रेटर बर्डन जो है वो गरीब जनता पर पटके एज कंपेयर टू रिच। यहां पर होता क्या है, जो रेट है ना वो डिक्रीज होता हुआ लगता है विद एन इंक्रीज इन द अमाउंट। अमाउंट कौन सी, मतलब आपका रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता है तो आपके लिए टैक्स कम हो जाता है। आप कहोगे व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कौन सा टैक्स होता है भाई कि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है और टैक्स कम हो रहा है? रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? देखो, पहली बात तो ये कि इनको एग्जांपल देकर ये वाली बात समझानी चाहिए थी, और ये स्पेसेस पता नहीं मेरे
भरने के लिए छोड़ दिए या फिर आपके भरने के लिए छोड़ दिए नितिन सिंघानिया ने। बीइंग एन आईएएस ऑफिसर ऐसी बातें इनको शोभा नहीं देती, ये बेवकूफ़ी। सबसे पहले देखो रिग्रेसिव टैक्स ना बेसिकली क्या है, ये एक ना आइडिया है, ये कंसेप्ट है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। पहले मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा देश है जो कि ये कानून पास करने की, टैक्स तो एक क्योंकि कानूनी इंस्ट्रूमेंट ही तो है टैक्स, कौन सा ऐसा देश है अभी पूरे विश्व के अंदर कि जो ये कानून पास करने की हिम्मत जुटाए जनता के आगे कि आप ज़्यादा इनकम कमाना भाई और बहनों और हम आपका टैक्स जो है वो कम कर देंगे। बताओ ऐसा कुछ हो सकता है कभी? ऐसा कुछ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये क्यों कह रहा है ये कि द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इनकम अमाउंट, मतलब इनकम। सबसे पहली बात तो लैंग्वेज भी इसकी ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये ना बेसिकली जो रिग्रेसिव टैक्स है ना, कुछ नहीं है। आप चाहे गूगल इसको पढ़ लो चाहे कुछ भी पढ़ लो, मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें। ये बेसिकली एक ना फीलिंग एस्पेक्ट है। मैंने बोला ना एक आइडिया कंसेप्ट है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक ये फीलिंग एस्पेक्ट है। यानी कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं दिल्ली वालों के लिए या फिर बाकी सबके लिए भी ये चीज़ आपको पता होगा। गैस सिलेंडर पर फिर से मयूर आपको पता होगा 50 रुपए बढ़ गए हैं, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ था, रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द अमाउंट, बंदे का रेवेन्यू जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। 50 रुपए सिर्फ एक किसी चीज पे बढ़ गए हैं, पर्सन को फील भी होगा क्या ये? नहीं। इतना खर्चा होता है, 50 रुपए इस चीज के लिए जा रहे हैं, घर में चूल्हा ही जल जाएगा, आप सोचोगे भी नहीं। मतलब वो सामने वाला सिलेंडर जो देने आया है ना, उसने आपसे मांगे मान लो 1150 रुपए, 50 रुपए बढ़ गए, 1150 मांगे। आप दो 500 के नोट और एक 200 का नोट, 1200 रुपए पकड़ा दो और कहोगे 50 रुपए भैया आप रख लेना चाहो। लेकिन एक ऐसी फैमिली से पूछो ये चीज जो कि पुअर है, एक रिक्शे वाले से पूछो, जो घरों में आपके काम करने वाली बाई आती हैं उनसे पूछो, ये 50 रुपए बढ़ना उनके लिए क्या है? उनके रेवेन्यू सोर्सेज क्या बढ़ रहे हैं? उनकी कमाई क्या ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है? अलग अलग चीज़ों से उनके पास पैसा आता है क्या? वो भी तो प्राइवेट काम है एक तरीके से। कभी भी कोई रूठ जाएगा, किसी के घर में काम वाली लगी हुई है, 2500 रुपये 3000 रुपये महीने में, कल से बोल देंगी वो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कल से मत आना काम पे, लो लग गया झटका 3000 का। नया घर ढूंढने में 1 दिन 2 दिन हफ्ता महीना उससे भी ज़्यादा लग सकता है। इन 50 रुपये जो गैस सिलेंडर के बढ़ गए हैं, खाना तो हर महीने बनेगा ना। इसके एग्जाम्पल जो प्रॉपर तरीके से होते हैं अगर आप सर्च करोगे इसको, ये होता है एक सेल्स टैक्स, एंड उससे भी ज़्यादा बेटर जो मुझे एग्जाम्पल लगता है वो होता है फ्यूल टैक्स। एक वीडियो शेयर करूंगा मैं आपके साथ, जनरली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं उस वीडियो को ऐसी एक मीम के तौर पर। एक पर्सन होता है तो वो बाइक पे, मतलब पहली बार जब आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है तो लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनके इमोशंस क्या होते हैं, कि वो कहता है मैं तो मोदी सरकार से दरखास्त करूंगा कि पेट्रोल के दाम 2000 रुपये लीटर कर दिए जाए, कोई टेंशन नहीं, पता लगना चाहिए कि हमारे पास बाइक है, हम बाइक पे चल रहे हैं। अब ये सब क्या है? इस तरह की बातें, यानी कि पर्सन को फील नहीं हो रहा। लेकिन आप देखो, पेट्रोल के दाम अगर लगातार बढ़ते चले जाए ना, बात 11-12 रुपए की नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ इस मुद्दे पर सरकार तक गिर सकती है। नींबू के दाम रिसेंटली अभी बढ़ गए थे, प्याज के रेट बढ़ाने के चक्कर में दिल्ली में सीएम हुआ करती थी एक बार सुषमा स्वराज जी, उनकी सरकार गिर गई थी सिर्फ प्याज के मुद्दे पर, प्याज के दाम बढ़ गए थे। सोचो जरा। अब रिग्रेसिव टैक्स बेसिकली क्या होता है, ये जो अमीर लोग होते जाते हैं ना, या फिर आपका इनकम सोर्स बढ़ता जाए, यू विल नॉट फील यार, आप फील ही नहीं करोगे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आ जाओ आप मेरे घर पे बैठ के कॉफी पी लोगे, आप कहोगे नहीं यार दिमाग, घर पे तो रोज कॉफी पीते हैं, स्टारबक्स चलते हैं आज। मयूर तो यही कहेगा, सर मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, दिन के आते हैं 50,000 रुपये, मैं तो नहीं पीता 2 रुपये वाला नेस्कैफे का पाउच, मैं तो स्टारबक्स की पीऊंगा अब। मतलब इनकम आई तो उसके भी तेवर बढ़ गए, अब उसको 600 रुपये की कॉफ़ी फील नहीं हो रही है।
और किसी किसी लोगों के लिए हो सकता है सपना हो यार, भगवान एक बार यार इतना पैसा दे दो, कृपा कर दो कि यार हम स्टारबक्स में एक बार कॉफ़ी पी लें, 600 रुपये ना हमें देते हुए अखरे ना अंदर से, हमें फील ना हो। अब मुझे क्या बताओ, मैंने आपको रिग्रेसिव टैक्स के इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ये सारे का सारा आइडिया जो कंसेप्ट है ये फीलिंग से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बताओ, सच बताओ। अगर आप इकोनॉमिक्स को थ्योरेटिकल एक वे में हटा दो, क्या इसमें फीलिंग एस्पेक्ट है? पूरा का पूरा फीलिंग एस्पेक्ट ही है ना ये। जबकि प्रोग्रेसिव टैक्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फीलिंग एस्पेक्ट क्या होगा भाई, वो मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करूंगा, वो देख लेंगे कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, लो इतनी इनकम बढ़ गई इतना टैक्स, लो अगले साल कम हो गई तो इतना कम टैक्स, फिर और ज़्यादा 10 गुना हो गई तो और बढ़ेगा टैक्स, किसी और की कम है तो उसका कम टैक्स लगेगा। उसमें तो कुछ नहीं है भाई, वो देना है, वो फिक्स है, वहाँ सरकार से फिक्स फिक्स लेन देन चलता है। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स समझ में आया? अब रिग्रेसिव टैक्स ना वर्ड सरकार यूज करने से हिचकिचाती है ना शाइनी? आपने पढ़ा होगा इसको इकोनॉमिक्स के एमए में कि मतलब ये वाला टैक्स टर्म्स सरकारें यूज नहीं करती हैं, क्योंकि इससे उनको ये दिखेगा। अब जैसे एक बात बताओ, सब्सिडी के नाम पर आप, जैसे जो सरकार है, करंट सरकार है, उसने गैस सिलेंडर वगैरह सब्सिडी के नाम पर नौटंकी शुरू करवाई थी। अब लेकिन इतने महंगे होते चले चले जा रहे हैं गैस सिलेंडर, हर किसी के पास ये प्रॉपर सुविधा भी नहीं है कि वो सब्सिडी रेट पर ही खरीद रहे हैं। सब्सिडी मिल भी रही है, किसी को नहीं मिल रही। आप क्योंकि ये कभी नहीं कह सकते दावे के साथ कि हाँ भाई सब लोग ऐसे हो गए हैं, ये सब कुछ वर्ड नहीं होता। 100% कभी किसी इकोनॉमी में कोई चीज़ नहीं होती। और हमारे देश में तो इतनी भसड़ है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक राज्य की गारंटी नहीं रख सकता, पूरे देश की गारंटी तो छोड़ दो। हमारा देश का ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है पूरी तरीके से, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। बताओ, जस्ट बिकॉज विद्या बालन आजकल ऐड में नहीं आती, जहां सोच वहां शौचालय, तो इसका मतलब क्या कोई खुले में शौच नहीं करता? तो रिग्रेसिव टैक्स बेसिकली क्या है? ये जो लिखा हुआ है ना, रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। अब समझ गए इसके अंदर क्या है? कि आपका जो रेवेन्यू बढ़ेगा ना, ये बेसिकली आप जो है आपके लिए वो टैक्स ना कम नहीं होगा। कोई ऑर्डर नहीं आएगा, कोई फरमान नहीं आएगा, सरकार कोई एक एक्ट नहीं पास करने वाली है, पार्लियामेंट कोई बिल बनाकर प्रेसिडेंट से साइन करवाकर एक्ट नहीं बनाएगा, कोई लीगल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं होगा। ये बेसिकली ये है कि वो जो टैक्स है वो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू सोर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता चला जा रहा है। पेट्रोल, जिस टाइम पर कोविड के बाद, दूसरी लहर के बाद पेट्रोल के रेट आप सबको पता है बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए। लेकिन पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो फॉर्च्यूनर एंडेवर से या फिर फरारी से, महिंद्रा थार से उतरते हैं एंड वो कहते हैं सर कितने का पेट्रोल डलवाना है, टंकी फुल कर दो। कैसे कह पा रहे हैं टंकी फुल कर दो? कोविड के टाइम पर जब लोगों को दिक्कत ये हो रही थी कि अगले एक महीने में रोटी का इंतजाम कहां से होगा, हे वाहेगुरु अपनी कृपा मुझ पे बरसा के ऑफिस से कॉल ना आ जाए कि वर्क फ्रॉम होम तुम्हारा चला गया, कुछ चला गया, मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूंगा। और वहीं ऐसे लोग थे कि मतलब अंधाधुंध वो कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, तब भी वो स्टारबक्स की कॉफ़ी से ऑर्डर करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। एक जन है उसकी रातों की नींद उड़ रखी है कि होगा क्या कोविड के बाद और कब तक चलेगा। लॉकडाउन जब 34 बार बढ़ रहा है तो लोगों के हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं उतने में। और एक दूसरा बंदा है वो गेम खेल रहा है, प्ले स्टेशन खेल रहा है कि कोविड तो भाई 2 साल ही रहा है, मेरे 2 साल ही बस स्कूल बंद रहे, भगवान 20 साल के लिए बढ़वा दे कोविड। रिग्रेसिव टैक्स बेसिकली, अब आपने समझ लिया होगा, ये फीलिंग एस्पेक्ट है पूरा का पूरा। इट डिपेंड्स ऑन द नजरिया, इट डिपेंड्स ऑन द सोच। यहाँ कोई ये गलत ही है, ये पूरी चीज बकवास है ये कि द अमाउंट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। कौन बोल रहा भाई? कौन सी सरकार में दम है? ये किस में कूदा है? किसके तशरीफ में इतना जोर है जो आके ये बोल दे जनता के सामने या फिर ऐसा कुछ लिख दे? ये डेफिनेशन भी गलत है एक्चुअली। मतलब ठीक है, थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन डेफिनेशन समझ रहे हो? मतलब ये एक कोई एक कुर्सी पर बैठा हो, उसके मुंह से बोल नहीं फूटेंगे अगर रेग्रेसिव टैक्स को डिफाइन करने पे आ जाए अगर, तो सरकार नहीं बोलेगी ये, ना कोई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आके बोलने वाले हैं। ठीक है, आज मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हैं, इसलिए वाली चीज़ मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? शायनी आपको कोई दिक्कत आई किसी को भी?
बोलो। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब? नहीं नहीं, हाँ वही 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 चीज़ है, मतलब यहाँ पर रिग्रेसिव टैक्स मैंने इसलिए तो बोला, ये टर्म यूज़ नहीं होती है वैसे शाइनी। कोई भी टैक्स, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता कि न्यूज़ में लिख कर है कि ये टैक्स जो सरकार ने इंट्रोड्यूस करा है ना, दिस टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, ये तो सरकार को गाली देने वाली बात हो गई है। उस फेल हो गई है, हाँ मतलब, पर इसको नहीं नहीं, पर इसके लिए टर्म यूज मतलब ऐसा नहीं होता, आप समझ रहे हो ना, ये एक तरीके से तौहीन है सरकार की है। मतलब अगर इसको, तो सरकार की भी क्या, मतलब अगर इकोनॉमी में कहीं पर ये यूज हो रहा है, तो ये चीज बेसिकली किसके बीच में गैप दिखा रहा है बताओ? क्या गैप दिखा रहा है रिग्रेसिव टैक्स? फर्क क्या बता रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसके बीच में, किन दो वर्गों के बीच में बताओ? अमीर गरीब, है ना शाइनी, कंपोनेंट तो है ही ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर गरीब का फर्क तो है ही ना। यहां पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, पूरी की पूरी बात, अगर 100 बातों की 1000 बातों को एक शब्द में वाइंड अप करना हो, मैं सारी बात इस शब्द पे नहीं लाके ठहरा सकता। अफोर्डेबिलिटी का कंसेप्ट है यहाँ पर कुल मिलाकर। बताओ। किससे? इन्फ्लेशन से? अरे भाई तुम बेफालतू के कंसेप्ट को मत जोड़ो। क्या सोच रहा तुम्हारे दिमाग में, इन्फ्लेशन कहाँ से आ गया मैं यहाँ पर? अरे नहीं, वो अभी इतना इतना डेप्थ में मत जाओ भाई, इतना डेप्थ में मत जाओ, बच्चे पागल हो जाएंगे, नस काट लेंगे लोग अपनी। ठीक है, अभी रुक जाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक बात कंप्लीट, क्लियर हो गई? ठीक है। हाँ एक बारी ना ज़रा, अर्पित एग्जांपल आपने बड़ा अच्छा दिया है, मेरी वाले एग्जांपल को ऐड ऑन करते हुए, ज़रा फॉर्च्यूनर वाली बात एक बारी सबको बोलो, मैं यूट्यूब ऑडियंस को बताऊँ ज़रा। हाँ हाँ, अमीर आदमी के लिए अगर 50 रुपये, मतलब पेट्रोल महंगा हो गया, 50 रुपये काफ़ी होता है, 50 रुपये ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि अमीर आदमी के लिए एक तरीके से ये 50 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखते, लेकिन पुअर लोगों के लिए ये चीज़ 50 रुपये, मतलब पेट्रोल जो है 50 रुपये महंगा हो गया, यहाँ पर उनके लिए महंगाई का कंसेप्ट आ गया। अब अमीर लोगों की देखो, पता है एक बात और होती है, आप ये भी कह सकते हो कि अमीर लोगों के लिए जो आपने बोला ना, 50 रुपये सस्ता हो गया, क्यों? यार उनकी इनकम ना रोटेट बहुत होती है, तो वो बढ़ती है हर महीने, कम नहीं होती है। मतलब देखो, परिस्थितियों को हटा दो एक बारी ऊपर नीचे के लिए, बंदा जो जनरली जो रिच कैटेगरी में आता है, वो एक फैक्ट्री से दो ही करता है, दो से चार करता है, चार से आठ करता है। गिने चुने इक्के दुक्के जो ऐसे होते हैं कि शार्क टैंक देख लिया भाई सोनी पर, और गिरा दिया अपना बिजनेस पूरा का पूरा। मतलब जोक्स अपार्ट, लेकिन ये 50 रुपये से अगर हम अपने एग्जाम्पल पर आए, गरीब गरीब जनता को बहुत फर्क पड़ता है, अमीर को बिल्कुल नहीं पड़ता, राइट? यही मैंने गैस सिलेंडर में एग्जांपल यूज़ करा था, यही चीज़ है, एक फॉर्च्यूनर वही पेट्रोल वाला हो गया, तो इसलिए मैंने बोला ना, ये देखो फ्यूल टैक्स मैंने बोला इसको, आप सर्च करोगे आपको मिलेगा सेल्स टैक्स, फ्यूल टैक्स। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हर सिचुएशन में शाइनी ना ये एप्लीकेबल भी नहीं होता है ये, ऐसा नहीं कर सकते हम इसको, है ना, वो नहीं होता है, जैसे इस पे नहीं होगा, है ना, ठीक है। ठीक है, अब हम इतना ही जानना था, डोंट वरी, हम लोग ना, हमारा ना इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है ना कुछ है, बस। ठीक है, सब चंगा है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एड वॉलरम टैक्स की। ये जब आया था ना टर्म न्यूज़ में, 2016 17 15, टीना दाबी वाले टाइम की बात है ये, जब ये टर्म यूज़ होना शुरू हुई अखबारों के अंदर, तो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं भर गई इस टर्म से। टेस्ट सीरीज में भर भर कर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उस ज़माने में, 2015 16 14 13, ठीक है, 18 तक भी बहुत इसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे, एड वॉलरम टैक्स। जैसे एक टर्म बहुत फेमस हुई थी 2016-17 के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे एक ही है, बता मैं बात करूंगा सारी चीज़ों के बारे में, डोंट वरी, मसाला बॉन्ड भी समझाऊंगा मैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एक टाइम पर करंट अफेयर का एस्पेक्ट था, वो स्टैटिक बन चुका है। एड वॉलरम टैक्स क्या है? ठीक है, सबसे पहले बात तो देखो,
इकोनॉमिक्स में ना कभी भी टर्म्स के बेसिस पर अपनी एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश मत करना कि ये किसी एडवर्टीजमेंट पे लगता होगा इसलिए इसका नाम एड वॉलरम टैक्स है, ठीक है। और फिर आप में से कोई और ज्ञानी होगा फिर तो, अगर ये एड को देखकर अगर आप बोल रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे लगता होगा तो वॉलरम को पता चला आप समझ लो कि ये किसी वैसलिन या वॉलिनी पे लगता होगा। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में चीज़ें जैसी होती हैं वैसी एक्सेप्ट करना सीखो। यहाँ टर्म्स के थ्रू या आप नाम देख लो उसके थ्रू आप खुद की मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश करो तो एक्सेप्ट करो, नहीं हमने नहीं पढ़ा है उस चीज़ को तो हमें कहानी नहीं बनानी चाहिए। तो बात करते हैं एड वॉलरम टैक्स की। ये क्या होता है? ये ना जो एक आइटम की वैल्यू होती है ना उस पर इम्पोज करा जाता है। एक आइटम जो है वो कितना कीमती है उसके बेसिस पर ये चीज़ लगाई जाती है, ना ही इसमें कितने क्वांटिटी में आप आइटम मंगवा रहे हो, उसका साइज़ क्या है, उसका वजन क्या है, या जो दूसरे अन्य फैक्टर्स हैं इसमें ये वाली चीज़ें नहीं देखी जाती। ये बेसिकली एक आइटम की वैल्यू पर लगाया जाता है। अब आइटम की वैल्यू आपको पता है बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करते हुए बनती है। अब जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी एक चीज़ आपको मैंने बोली थी कि अब कुछ कुछ देखो ना ऐसे आप अगर बात करो, मैं आपको एग्जांपल दूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप किसी पेंटिंग की बात कर लो, मान लो अभी मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बस इसको समझ लो मेरी बात को। एक पेंटिंग है, अब उसके ऊपर ना 4 लकीरें बन रखी हैं और वो पेंटिंग के ऊपर मैं कीमत देख रहा हूँ उसके नीचे 3 करोड़ रुपए की पेंटिंग है। मैं कहूँगा ये मैं अपने दीवारों पे ना खींच लूँ, ये मैं ऐसे अपना पेन या मार्कर उठाऊँ और 4 लाइनें ऐसे बना दूँ, ये मैं 3 करोड़ रुपए इसके लिए दूंगा। या फिर जैसा कि मैंने आपको मनी इन बैंकिंग चैप्टर के अंदर NFT का कंसेप्ट बताया था, भाई बंदर की फोटो बिक रही है 50-50 500 करोड़ के अंदर, क्या है ये? तो बेसिकली क्या है कि इसकी भी तो एक वैल्यू हो गई ना, कितनी भी है ये 4 लकीरों की भी एक पेंटिंग की फॉर्म में एक वैल्यू हो गई ना। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस पेंटिंग का साइज क्या है, वेट क्या है, या ये पेंटिंग जिस पेंटर ने बनाई एक बनाई है कि 2 बनाई है, क्या है ये जो है ये वैल्यू है इसकी 3 करोड़ रुपए। अब उसने रखी है सोच समझकर उस पेंटर ने, उस आर्टिस्ट ने, और लोग उसको पता है क्योंकि खरीदेंगे, क्या पता उसका कोई नाम हो या जो वो डीप मीनिंग कन्वे करना चाहता है इससे वो लोग पहचान लें। ये तो हालांकि मैंने एक एग्जांपल दिया, नॉन इकोनॉमिक एग्जांपल दिया मैंने आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि इस पेंटिंग के अंदर कोई भी जो इसकी जो कीमत डिसाइड हो रही है क्या उसमें क्वांटिटी वेट या उसके हिसाब से डिसाइड हो रही है। मतलब 3 करोड़ की अगर कोई पेंटिंग होगी तो उसमें क्या वजन ऐसा होगा कि 1 टन का वजन होगा तभी वो 3 करोड़ की बनेगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये एड वॉलरम टैक्स है। अब जीएसटी का जो है पूरा का पूरा डिटेल्ड एक एस्पेक्ट आएगा इसी चैप्टर के अंदर, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि जो एड वॉलरम टैक्स है इट इज लिवाइड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ एन आइटम, ठीक है। उस आइटम की वैल्यू क्या होगी उसके बेसिस पर ये चीज़ इंपोज करी जाती है। स्पेसिफिक टैक्स से आपको और क्लियर हो जाएगा। अनलाइक एड वॉलरम टैक्स, जो स्पेसिफिक टैक्स होता है जब कोई भी टैक्स एक कमोडिटी पर लिवाई करा जाता है, अब यहां पर आप उसकी वैल्यू को ऐसे ही नहीं निकाल लेते हो। यहां पर आप ये देखते हो कितने यूनिट्स हैं उसकी, मतलब 1 2 3 4 5, उसका साइज क्या है, उसका वेट क्या है, आप उसकी वैल्यू को नहीं देखते हो। स्पेसिफिक टैक्स बेसिकली जैसे क्या है कि मान लो आप जो हो ना दुबई से कोई सामान लेकर चले आ रहे हो, एयरपोर्ट पे ना पर पर्सन को हर एक कंट्री से निकलते हुए स्पेसिफिक केजी अलाउड होता है। आप अफोर्डेबिलिटी आपकी जितनी मर्जी हो, आप क्या दुबई से एक बार पता ना पॉसिबिलिटी है ऐसी प्रदन्या, आप भी गए थे दुबई, ऐसी पॉसिबिलिटी है आप 1000 आईफोन लेकर चले आ रहे हो, गोल्ड की चेनें लिए चले आ रहे हो, चॉकलेट्स के आपने बैग भर डाले, आप कपड़े के शोरूम में गए आप 20-20 जो लगेज है वो लेकर चले आ रहे हो, अलाउड होगा इतने एयरपोर्ट पे? या फिर आपके मान लो चलो अलाउड है, प्रैक्टिकल बात करते हैं 3 लगेज अलाउड है, लेकिन जितने लगेज पर्सन के बढ़ेंगे तो क्या एयरपोर्ट पे ड्यूटी भी बढ़ सकती है क्या? मतलब जितना पर्सन को टैक्स की फॉर्म में अर्पित देना पड़ जाए, बताओ ऐसा होगा क्या? आप अगर चलो देश में ही बैठे हो, आप बाहर से लेकर नहीं आ रहे, लेकिन आप अगर अमेरिका से कोई प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करवा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वो कितने साइज का है, कितनी क्वांटिटी का है, कितने किलो का है, उसके ऊपर पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं?
उसके हिसाब से आपको अपने अपने स्टेट से, आप मान लो कि कहीं और बेस में, जैसे मान लो आप ओडिशा में रहते हो, है ना। अब आप कोई भी चीज़ मुझे पार्सल करवाते हो तो पार्सल में हमेशा एक चीज़ ज़रूर देखी जाती है, वो वजन के हिसाब से उसका रेट बनता है। जानते होगे ना आप लोग ये वाली बात, है ना, कि वजन के हिसाब से वो बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ प्रधन्या। जहाँ से हम लोग यूपीएससी की बुक्स खरीदते थे ना करोल बाग में, तो मैंने एक बार के लिए उधर देखा कि कोई पर्सन अपने भाई को या किसी कज़न को कुछ लक्ष्मीकांत और पूरा का पूरा सेट जो होता है जीएस के बुक्स का प्रॉपर, वो भिजवाना चाह रहा था। तो दुकान वाले भैया ये बोलते हैं, आपके पास कोई और सामान हो तो दे दो, कोई कपड़ा हो, कोई निक्कर हो, कोई टी शर्ट हो, दे दो, वजन के हिसाब से, मतलब आपका इतना वैसे भी रेट आपको यही देना पड़ेगा, एक सामान उसमें और चला जाएगा। तो उसने क्या करा, उसके बैग में एक टी शर्ट पड़ी हुई थी, उसने बुक्स के ऊपर वो रखवा दी और भैया ने पैकिंग करवा दी, रेट उसका वही था। भैया ने खुद बोला ना उससे कि एक कोई टी शर्ट या कोई आपके पास लोअर हो या कुछ भी, अगर कुछ भेजना है यहाँ से तो आप भिजवा दो, वो चला जाएगा, क्योंकि वजन के हिसाब से इतना ही बन रहा है। अब देखो, बना ना। अगर वजन उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाता, पहले उसने कुछ और बैग से निकाल कर दिया था, वो 10 ग्राम 50 ग्राम ज़्यादा हो रहा था, तो वो ज़्यादा पैसे लग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं कोई हल्की चीज़ दो। तो उसने फिर बैग से निकाल के अपने कोई, आई थिंक शॉर्ट्स या कोई एक टी शर्ट दी थी, और वो बुक्स के साथ उसने भिजवा दी थी। ये मेरी आंखों देखा रियलिस्टिक एक सिचुएशन है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक टैक्स है, ये यूनिट साइज वेट के हिसाब से लगता है, वैल्यू ऐसे ही नहीं बन जाती उस कमोडिटी की, वैसे नहीं लगता। इट इज़ नॉट जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी वाला टैक्स। तो एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्पेसिफिक टैक्स जो है, इसको जनरली ऐसा समझा जाता है दैट इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एनी इंटरप्रिटेशन? अरे नहीं, सीरियसली बताओ शैनी, ऐसा क्यों कि स्पेसिफिक टैक्स को रिग्रेसिव समझा जाता है? हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी पे कम टैक्स लगता है। तो इसका मतलब, देखो इसके ना बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब फिर ये है, देखो क्वांटिटी अगर ज़्यादा है आपके पास, यूनिट ज़्यादा है, साइज़ है, वो है प्रोडक्ट के लिए, तो यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो ना, और एक कोई छोटा पर्सन है जो कि कोई शॉपकीपर है, तो उसको अपनी क्वांटिटी पर फिर वो टैक्स, जनरली और भी तरह के टैक्स उसको देने पड़ते हैं, उसको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, ऊपर से फिर ये स्पेशल टैक्स। लेकिन एक अमीर बंदा अगर है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बल्क में कम से कम टैक्स रेट को सहन करते हुए वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। डोंट वरी, अगर अभी ये समझ में नहीं आया, अभी लेक्चर आगे प्रोसीड होने दो, चैप्टर आगे बढ़ने दो, आराम से आपको सब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये दो तरह के टैक्स है। अब ना, टैक्सेस की जनरली दो तरह की, आप कह सकते हो कि ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होती हैं। ब्रॉड वे में टैक्सेस जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं। एक आपने सुना होगा डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले मुझे ये बता दो कि जो भी हमने ऊपर ये डिस्कशंस करी, किसी भी टर्म में या किसी भी अंग्रेजी अनुवाद में आपको कोई दिक्कत या इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत, तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि अब हमारा लेक्चर और एक नेक्स्ट स्टेप पे जाके शुरू हो रहा है। अभी बताता हूँ, अभी बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। पहले बताओ, ऊपर वाली चीज़ में तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में देखो, इसलिए मैंने नहीं बोला था, अभी यहाँ पर दोनों के मतलब समझा दूंगा, एक्साइज का भी कस्टम का भी, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पर जो टैक्स है जिसके ऊपर लगाया जाता है, उसी पर्सन से कलेक्ट भी करा जाता है। यानी कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट, मतलब इसका क्या होता है, जो बर्डन होता है और जो लायबिलिटी होती है वो सेम पर्सन के ऊपर गिरती है, आपको ही पे करना है ये। इफ यू फॉल अंडर द कैटेगरी, सर्टेन टैक्स स्लैब की कैटेगरी में अगर आप फॉलो हो रहे हो कि आपके ऊपर इतना इतना टैक्स बनता है, तो आपको ही पे करना है, आपके बिहाफ से कोई और पे नहीं करेगा ये। लाइबिलिटी एंड बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। आप कहोगे ये कैसी नॉनसेंस बात कर रहे हो आप,
जब मेरा टैक्स है तो मैं ही तो पे करूंगा या मैं ही तो पे करूंगी, कोई और कैसे करेगा? तो क्या पता आपको इनडायरेक्ट टैक्स ना पता हो कि आप उसको पे भी कराते हो और आपको इनकम टैक्स के दफ्तर जाना भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर तरीके से हर साल आईटी रिटर्न्स फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, कि मुझे इस साल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इतनी इतनी मतलब मैंने इनकम जनरेट करी और ये लो मुझसे इतना टैक्स ले लो। अच्छे बच्चे की तरह आप जाकर बताते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। एंड सरकारी विभाग में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर अपना टैक्स दे देते हो। ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक पर्सन पर लिवाय करा जाता है, लेकिन इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन। आपके दिमाग में आएगा क्या नॉनसेंस चीज है ये, अभी बताता हूं। आपके ऊपर लिवाय करा जा रहा है, यानी कि ये जो बर्डन है आपके ऊपर है, टैक्स तो आपको ही देना है जब आपने कोई चीज कंज्यूम करी या कुछ भी करा है, ठीक है। लेकिन ना यहां पर आप जो टैक्स की रकम है ना, आप ये बोलते हो कि देखो मान लो कि वही मूवी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक मूवी की टिकट है, ठीक है, इसकी कीमत है 400 रुपये। और चलो 400 रुपये ही है ना, टोटल 400 रुपये बना देते हैं। 400 रुपये इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। और यहां पर जो इसके टैक्स है, एग्जाम्पल के लिए मान लो वो है 40 रुपये, ठीक है। अब ना प्रदन्या, हरनीत, अगर आप इस 400 रुपये की आपने जो ये मूवी की टिकट ली काउंटर से, अब बंदा आपको अगर ये बोले कि आप ना पहले इनकम टैक्स विभाग चले जाओ और ये 40 रुपये जो है ये टैक्स के फॉर्म में दे आओ। अब ऐसे तो जिंदगी में रोजमर्रा के जीवन में आप कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, आप तो दिन भर इनकम टैक्स के ऑफिस भागते रहोगे। एक आपने सेंटर फ्रेश ली तो फिर आप जा रहे हो टैक्स देने, एक आपने लेस का पैकेट लिया तो आप जा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो तो आप जा रहे हो, आइसक्रीम खरीदी तो जा रहे हो, कहीं पर बैठ के चैन से खाना खा रहे हो, आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप की कागार पर है, आप बैठ के बात सॉल्व नहीं कर रहे हो, पहले बोल रहे हो हम ना अपना क्या कहते हैं मसला बाद में सुलझाएंगे, पहले ना टैक्स देने चलते हैं, और चलते चलते वहां पर बातें करते हैं। रास्ते में पता चला ट्रक के आगे ही फेंक दिया उसने आपको। यहाँ पर क्या होता है, आप पर्सन से कभी कोई रिक्वेस्ट तो करते नहीं वैसे मूवी हॉल में जाकर के भाई यार मैं लेट हो जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से इसको लेकर आया हूँ मैं आज मनाकर, आज तो बैठ के इसको पॉपकॉर्न खिलाने दे आराम से अंधेरे में, क्यों मार रहा है मेरी। वो कहता है नहीं सर आप तो मूवी देख के निकल जाओगे, फिर टैक्स कौन पे करेगा वरना। अब ये चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारी मूवी टिकट के अंदर जो 400 रुपये होते हैं इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जो मूवी टिकट के ऊपर जैसे लगता है आप मूवी देखने गए, इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, आपकी टिकट एक्चुअली 360 रुपए की थी, 40 रुपए आपका टैक्स था, लेकिन इस मूवी थिएटर के ओनर ने या जो भी काउंटर पे बैठा था उसने आपसे ले लिए। अब महीने के एंड में जाकर या जब भी इनकी व्यवस्था बैठेगी, जब भी इनका डीलिंग हो रखी होगी, ये सरकारी विभाग में जाके, इनकम टैक्स विभाग में जाकर आपके बिहाफ से ये पैसा दे आएंगे वो 40 रुपए, और आपके जैसे और भी लोग जो है जो कि मूवी देखने वहां पर आए थे। तो यहां पर हुआ क्या मतलब, यानी कि ये 40 रुपए तो आपको ही देने थे, टैक्स इज लिवाइड ऑन 1 पर्सन, लेकिन आपको अब इनकम टैक्स विभाग नहीं जाना पड़ा, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन, जो कि है सिनेमा हॉल का मैनेजर या जो भी काउंटर पे बैठा हुआ है जो भी पर्सन है, ठीक है। यहां पर जो इंसिडेंस और इंपैक्ट होता है, बर्डन और लाइबिलिटी, ये अलग अलग पर्सन के ऊपर फॉलो करता है। क्यों, बर्डन तो आपके ऊपर था, मूवी देखने तुम आए हो अपने निब्बे निब्बियों को लेकर, तो दो भाई टैक्स, लेकिन लाइबिलिटी अब आपके ऊपर नहीं है, आपको नहीं जाना इनकम टैक्स विभाग, आपके आप पे कर दो, काउंटर पे दे दो कि भैया ये लो सरकार को बता देना मैंने टैक्स दे दिया है, ठीक है, और आप जाके टैक्स दे आते हो। एग्जाम्पल इसके क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर, अभी हम एक एक करके इनका मतलब जानेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, डेडिकेटेडली 5-6 पेजेस इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी।
इफेक्ट इसका क्या होता है इन्फ्लेशन के ऊपर? इट में हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इट में प्रमोट इन्फ्लेशन। अब ना दो टर्म के पहले मैं आपको मतलब बता दूं आगे बढ़ने से पहले। एक ना एक्साइज ड्यूटी एंड दूसरा कस्टम्स ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, जो मर्जी कह लो। अभी देखो हायर लेवल के कंसेप्ट लेकर मत आना सामने कि सर अब तो ये होता ही नहीं है, अब तो ये जीएसटी के अंदर मर्ज हो गया। जीएसटी का टॉपिक आने दो, तब हम उसको पढ़ेंगे। देखो अभी सारी बातें मैं आपको बता दूं, है ना, तो फिर फायदा ही क्या है। तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी का मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। एक्साइज ड्यूटी ये बेसिकली उन गुड्स पे लगती है जो कि आपके देश के अंदर ही प्रोड्यूस हुए हैं। इट इज इम्पोज ऑन द गुड्स विच आर प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। कस्टम ड्यूटी बेसिकली ये ना एक प्रकार का टैक्स ही होता है। ये तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आप में है ही, हम टैक्स का चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन गुड्स विच आर प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। कस्टम ड्यूटी क्या? इट इज अ टैक्स चार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अब इंपोर्टेड गुड्स है तो यानी कि कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस हुए? वहां पर आपने अक्सर एक चीज सुनी होगी ना कि कस्टम्स वाले माल पकड़ लेते हैं एयरपोर्ट पर, है ना। यानी कि वो माल आ कहां से रहा होता है? बनकर कहां से आ रहा होता है? बाहर की कंट्री से। एंड ऊपर जो हमने ये पढ़ा था, कहाँ गया, एक एग्जांपल देखा था हमने, हाँ, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये आपको क्या समझा रहा था स्पेशल टैक्स के अंदर? एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर प्रोडक्ट्स, एक्साइज ड्यूटी विद इन द कंट्री जो यहां पर हो रही है ड्यूटी लगती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अब देखो, क्या एक्साइज ड्यूटी अभी भी कंसेप्ट चलता है? कस्टम ड्यूटी अभी भी चलता है? क्या इसको जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया है? अभी हम हमारी आंखों के सामने जब जो किताब बात नहीं बोल रही है, अभी हम उसको समझने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। जब जो बात जहां पर रेलेवेंट होगी हम तभी करेंगे उसके बारे में बात। जीएसटी अभी हम जानते ही नहीं है, आ गया होगा 2016 में, लेकिन फाउंडेशन कोर्स तो आज हम कर रहे हैं ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें चली आ रही थी कि आप सब चीज़ों को जानते हो, हड़प्पा से लेकर अभी तक आप दुनिया की सारी चीज़ें जानते हो कि क्या क्या चला आ रहा है। जब जो बातें जहां होनी होंगी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। जब जीएसटी की शुरुआत हम लोग करेंगे तब हम देख लेंगे जीएसटी ने कौन कौन से टैक्सेस को ख़त्म कर दिया, कौन कौन से टैक्सेस को अपने अंदर मर्ज कर लिया, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जीएसटी का टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर है, डोंट वरी, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।